अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, पिछले एक महीने से कोरोना वबा के हवाले से सूरत हाल परेशान कुन है और मुस्बत केसेस की शरह 11% तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 100 अमवात हुई हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हैं। पेशावर, स्वात और गुजरावाला के 80% ऑक्सीजन बेड्स जो हैं उन पर मरीज हैं। पिछले 24 घंटों में 4,757 केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में फाल केसेस की तादाद 50,000 से जायद हो गई है। याद रहे पिछले साल जून में जब वेव का आप समझ लें पीक था, मरीजों की हालत तशवीशनाक थी। इनकी तादाद 3,300 थी। 3,749 तक अब जो है वो पहुंच चुकी है। बरतानवी कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से पंजाब हुकूमत ने 11 अप्रैल तक उन अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है जहां पर मुस्बत केसेस की शरह 12% से ऊपर है। जिन अफराद की उम्र 50 साल से ऊपर है, इनके लिए वैक्सीन रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो शुरू हो गया है और पाकिस्तान चीन की जो बनी साइनोफार्म वैक्सीन है वो इस्तेमाल हो रही है, जो बीमारी के खिलाफ 79% तक मौसर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए सेहत, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर फैसल सजाद साहब भी हमें ज्वाइन करे हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। डॉक्टर रुमीना हसन हमें कराची से ज्वाइन करी हैं, वबाई अमराज की माहिर हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी के शोबे पैथोलॉजी से मुंसलिक है। डॉक्टर रुमीना, आपकी जानिब आऊंगी और यही सवाल आपसे करूंगी कि जहां आप हैं, वजीर आला सिंध ने ये ऐलान किया है कि अगर आपने ये जो यूके वेरिएंट आया है इसके फैलाव से अगर रोकना है मामले को, तो फिर आपको मुकम्मल लॉकडाउन करना पड़ेगा। आप क्या तजवीज करती हैं, स्मार्ट लॉकडाउन से मामला हल हो जाएगा या मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए? वजीर उन्होंने कहा तो है लॉकडाउन करना, और लॉकडाउन उससे फायदा तो होगा क्योंकि उससे जाहिर है फैलाव वबा का रुकेगा, लेकिन इसमें आपको लॉकडाउन और जो इकतसादी मसाइल हैं उनको बैलेंस करना पड़ता है। वो मुश्किल क्रॉस रोड करना पड़ेगा, लेकिन आपको अब वो या स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे या मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे, ये वो फैसला करेंगे, लेकिन मुश्किल फैसला है। अच्छा। क्योंकि असल जी लॉकडाउन से फायदा तो होगा बिल्कुल। अच्छा, आपकी ये राय है कि लॉकडाउन से फायदा होगा, स्मार्ट करें या मुकम्मल लॉकडाउन करें, वो हुकूमत का फैसला होना चाहिए। डॉक्टर कैसर सजाद, आपने किस बुनियाद पे कहा कि जी कोरोना के जो केसेस हैं इनकी दादोशुमार ज्यादा है लेकिन हुकूमत जो है वो कम बता रही है? हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग रजिस्टर्ड कराते ही नहीं हैं, बताते ही नहीं हैं कोरोना होता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब पता चलता है कि वाकई कोरोना हो गया है तो भी ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हजरात मौजूद हैं जिनका पता नहीं चलता है कि इनको कोरोना हुआ है, वो आइसोलेट हो जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो ये जो फिगर हमारी आती है 24 घंटे की, वो आती है जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन केसेस इससे ज्यादा है। लिहाजा लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो इस वक्त प्रॉब्लम है उसको संजीदगी से लिया जाए और एसओपीज पे अमल दरामद कराया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फिगर और बढ़ता चला जाएगा दिन ब दिन। तो आपकी सजेशन क्या है कि स्मार्ट लॉकडाउन से मामला हल हो जाएंगे, चूंकि पहले भी तो हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन किया था, या आप समझते हैं कि जिस तरह सिंध के वजीर आला कह रहे हैं कि जी मुकम्मल लॉकडाउन कर दें? देखिए, मैं समझता हूं आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जिन ममालिक ने कंप्लीट लॉकडाउन किया है वो फायदे में रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त लाहौर के जो हालात हैं, लाहौर को एटलीस्ट इस वक्त लॉकडाउन कर देना चाहिए, क्योंकि आपको लोगों की जान बचानी। अहम तजवीज दी। डॉक्टर नौशीन, आपकी जानिब आऊंगी। लाहौर में वाकई में तशवीशनाक सूरत हाल है इस वक्त और पॉजिटिविटी रेट 20% से ज्यादा है। क्या आप लोग सोच रहे हैं कि कई शहरों के अंदर जहां पॉजिटिविटी रेट तजावज कर गया 20% से, आप वहां पे मुकम्मल लॉकडाउन करेंगे? देखें जी, इस वक्त हमारा फोकस उन एक्टिविटीज के ऊपर है जो कोरोना वबा के फैलाव का बायस बन रहा है, और आपने देखा कि उन तमाम एक्टिविटीज को जो है वो सारी जगहों के ऊपर जो है वो कर्टेल कर दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा इस वक्त जो फैलाव का सबब था वो वेडिंग सीजन था जो अभी गुजरा है, तो शादियों के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दी जा रही है, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। उसके अलावा मार्केट प्लेसेस जो हैं जहां पर ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने का इम्कान होता है,
उन जगहों की कमर्शियल एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां पे क्लोज प्रॉक्सिमिटी होती है लोगों की और वो काफी घंटे इकट्ठे बैठ के ट्रेवल करते हैं, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जो है वो बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त फोकस जो है वो इन चीजों के ऊपर है जो कि फैलाव का सबब जो एक्टिविटीज बन रही हैं, और इसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, स्कूल्स शामिल हैं और दफ्तरों में हाजिरी कम कर दी गई है, क्योंकि देखें कोरोना वायरस अब वो चीज है जो कि कोई 1 महीना या 2 महीना या 3 महीने हमारे पास नहीं है। दिस इज हियर टू स्टे फॉर सम टाइम, और हमें वो वाली पॉलिसीज करनी है जो सस्टेनेबल हो। वक्ती तौर के ऊपर किसी वक्त ज्यादा स्ट्रांग मेजर्स लेंगे, मगर जब भी आप उन मेजर्स को ईज डाउन करेंगे तो वो आपको दोबारा से वो वेव जो है, जैसा कि हमने पीछे देखा कि बहुत हद तक कंट्रोल हो गया था, मगर आप इन मेजर्स को फॉर एवर लास्टिंग नहीं हो सकते, आपको इनको किसी ना किसी स्टेज पे ईज डाउन करना पड़ता है। मैं समझ जैसे वो जी दोबारा जाती है, इसलिए एसओपीज पे अमल दरामद कराना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली लॉकडाउन जो है वो तो जरूरत उसकी है, मगर इन फॉर्म के जहां पर आपने उन एक्टिविटीज को काम खत्म करना है जो फैलाव का सबब बन रही है। मगर डॉक्टर नौशीन ये बताइए, ये जो यूके वेरिएंट आया है, क्या आप समझती हैं कि इसी की वजह से तीसरी लहर आई, या कि लोग रिलैक्स हो गए, वैक्सीन का अमल शुरू हो गया इसलिए ये तीसरी लहर आई है? देखें, लोग तो रिलैक्स हो गए, इसमें तो नो डाउट लोगों ने कोरोना को मानने से इनकार कर दिया, उसको सीरियसली लेने से इनकार कर दिया, मगर इस वक्त एविडेंस जो है ये तमाम शहरों में, स्पेशली जो जीटी रोड के साथ के शहर हैं और एजेके में जहां पर यूके के बहुत लोग फैमिलीज जो वहां पे सेटल्ड है और यूके से वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वहां पर डेफिनेटली यूके वेरिएंट की प्रेजेंस जो है वो हमें मिली है, उसका एविडेंसेस मिले हैं, और ये भी हमें पता है कि यूके वेरिएंट जो है वो सबको पता है कि वो बहुत तेजी से फैलता है। अगर आम पहले वेरिएंट था तो कोई फैमिली में 1-2 लोग इफेक्ट होते थे, वंस इट्स इन द हाउस पूरी फैमिलीज इफेक्ट हो जाती है, इसकी इफेक्टिविटी रेट बहुत ज्यादा है। सो फैलाव इसका ज्यादा है। डॉक्टर रुमीना ये कह रही हैं, डॉक्टर नौशीन, के जो यूके वेरिएंट है उसका फैलाव ज्यादा है। इस वक्त जो वैक्सीन लग रही हैं, साइनोफार्म चाइनीज वैक्सीन है, क्या ये जो वैक्सीन है यूके वेरिएंट से लड़ पाएगी और हमें महफूज रख पाएगी उस वेरिएंट से? साइनोफार्म वैक्सीन है, ये किल्ड वैक्सीन, तो उसूलन इसको यूके वेरिएंट के खिलाफ भी इसको फायदा होना चाहिए, बिकॉज बाकी वैक्सीन एक हिस्से के लिए होती है, लेकिन साइनोफार्म जो है वो किल्ड वैक्सीन, तो इसको काम करना चाहिए यूके वेरिएंट के खिलाफ भी। और मुझे ये बताइए कि चूंकि आप बच्चों को भी देखती हैं, ये भी अब खबरें आने शुरू हो गई हैं कि बच्चों को भी वो भी कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं, और कई जगहों पे ये भी अब कहा जा रहा है कि जी जो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो भी इसका शिकार हो रहे हैं, इसलिए कई लोगों ने बच्चों को भी टेस्ट करना शुरू कर दिया है। क्या माँ बाप को अपने बच्चों को टेस्ट करवाना चाहिए? अगर एक पहली तो बात जैसे डॉक्टर नौशीन ने कहा कि हमको एसओपीज ऑब्जर्व करने चाहिए, चाहे बड़े हों चाहे बच्चों हों, सबको अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए और मास्क पहनने चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। और अगर खानदान में हैं बच्चों में केसेस तो काफी पहले से भी रिपोर्ट हो रहे थे, काफी दिन से, और जब से बीमारी शुरू हुई तब से बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। तो और अगर वाकई फैमिली में है और खदशा है तो फिर टेस्ट करने में कोई करना चाहिए। अच्छा, बच्चों के टेस्ट करने चाहिए, ये अहम बात आपने की है। डॉक्टर कैसर, आपकी जानिब आऊंगी। एक ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो लोग कैंसर के पेशेंट हैं या कोई दिली इमराज में इस वक्त हैं तो उनको ये वैक्सीन फिर नहीं लगानी चाहिए। कुछ ऐसे अमराज हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए लोगों को, जैसे आप बता रही हैं कि कार्डियक पेशेंट हैं, कोई उनको किसी किस्म का, किसी को कैंसर के पेशेंट हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से मशवरा करके उनको प्रेजेंटली उनकी क्या पोजीशन है, क्या वो वैक्सीनेट हो सकते हैं या नहीं, या इस वक्त नहीं हो सकते हैं तो क्या 2 हफ्ते के बाद हो सकते हैं, हफ्ते के बाद हो सकते हैं। तो दिस इज इंटायरली द डोमेन ऑफ दैट रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स जो कि उनका इलाज कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, चाहे वो दिल के मरीज हो चाहे किसी भी के मरीज हो, अगर कोई इनको प्रॉब्लम है, अगर सब चीजें मैं समझता हूं कि वैक्सीनेट होना चाहिए, उनको ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर अच्छा ये है
कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वैक्सीन लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि इस तमाम सेंटर्स पे डॉक्टर्स मौजूद होता है, वो बेसिक जो है वो ब्लड प्रेशर है, दूसरी और चीजें हैं, वो वाइटल चीजें चेक करके वो वैक्सीन लगाते हैं। राइट, बड़ी अहम तजवीज दी है कि जो भी किसी भी अमराज में मुब्तला हो उनको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए, मगर अपने डॉक्टर से रजू करा के लगानी चाहिए। नाजरीन, वक्फा लेते, वक्फे के बाद वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार हुआ है। फिर हमने देखा है कि कैसे प्राइवेट कंपनीज वैक्सीन लाना चाह रही हैं मगर नहीं आने दिया जा रहा। पूछेंगे डॉक्टर नौशीन से कि वैक्सीन जो है वो अब ज्यादा बड़े तादाद में कब फराहम होगी। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है डॉक्टर्स पैनल के ऊपर। डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान के अंदर जो वैक्सीन का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार क्यों हुआ, जो कि $150 मिलियन जो है हमने असाइन किया था कि हम इसके ऊपर खर्चेंगे। कैन साइनो का अभी तक ऑर्डर गया है मगर इसके अलावा हम कोई भी वैक्सीन परचेस नहीं कर पाए हैं। प्राइवेट कंपनीज ने स्पुतनिक ऑर्डर किया था और वो बताया जा रहा है कि जी 8,449 रुपए के अंदर कैबिनेट ने इसकी इजाजत दी थी, मगर वो मामला अदालत के अंदर चला गया है और उन्होंने ऑर्डर कर ली है, वो वैक्सीन पड़ी हुई है, मगर चूंकि मामला अदालत के अंदर फंसे हुए हैं वो लोग जो हैं अपनी वैक्सीन वहां से निकाल नहीं सकते और फराहम नहीं कर सकते लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करंट स्टेटस बता देती हूँ कि वैक्सीन का अमल स्लो इसलिए नहीं हुआ कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं थी, वो इसलिए हुआ कि पीपल वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड वैक्सीन लगवाने के लिए। एक हेजिटेंसी और एक वेट एंड सी वाला मामला था जो हमने फर्स्ट स्टेज में हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्टर किया था और उनको तो उनमें से भी इट्स स्ट्रेंज कि वो डॉक्टर्स होते हुए भी उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो अपने स्केड्यूल टाइम के ऊपर नहीं आए। अगर दिन में 100 लोग जैसे किसी वैक्सीनेशन सेंटर पे स्केड्यूल्ड होते थे तो उसमें से 30 to 40% जो था वो टर्न आउट था। नहीं, मतलब कता कलामी माफ डॉक्टर नौशीन, मुझे पता है कि आपने काफी इस पे काम किया है, मगर अगर आप हिंदुस्तान को देखें तो उन्होंने 6 करोड़ लोगों को ऑलरेडी वैक्सीन लगा भी दी है। देखिए, इसमें आप एक चीज को देखें कि इंडिया इज अ वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंट्री, उनके घर की चीज वो वैक्सीन। पाकिस्तान ने इस वक्त ऑर्डर्स दे दिए हैं, हम लोगों ने खरीद ली हुई है। कल कैंसिनो बायो की पहली खेप जो है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड की थी। 60,000 डोजेज ऑफ कैंसिनो बायो जो कि सिंगल डोज होती है वो पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है। इसके अलावा 70 लाख डोजेज जो हैं वो मजीद कुछ दिनों में, जिसमें से 40 लाख डोजेज साइनोफार्म की जो हमने परचेज की हैं वो पहुंचेंगी और 30 लाख यानी 3 मिलियन डोजेज कैंसिनो बायो की हमें बल्क फॉर्म में जो है वो मिड ऑफ अप्रैल तक पहुंच रही हैं और वो हम लोगों ने खुद यहाँ पर मैन्युफैक्चर करनी है। डॉक्टर रुमीना, आपकी जानिब आऊंगी। वैक्सीन का अमल फिर भी स्लो है। अगर आप साउथ एशिया खित्ते के अंदर देखें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा स्लो है। क्या यही वजह है जिस तरह डॉक्टर नौशीन कह रही हैं कि पीपल आर रिलक्टेंट, लोग नहीं लगा रहे वैक्सीन? वैक्सीन हेजिटेंसी है, एक तरफ ये सही फरमा रही है कि वैक्सीन हेजिटेंसी है और हेल्थ केयर वर्कर्स ने रिफ्यूज किया है, लेकिन बहुत से लोग बेताब है वैक्सीन लगवाने के लिए, तो उनको तो लगा दे, कम से कम जितना जो चाहते हैं उनको तो लगाएं। तो एक तरफ से इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, कुछ लोग हेजिटेट कर रहे हैं, सही बात है, लेकिन जो जिनको जरूरत है, बहुत से मसलन डायबिटिक्स हैं, बहुत से हाइपरटेंसिव्स हैं, बहुत से एस्थमेटिक्स लोग हैं जो कि उस उम्र के नहीं आ रहे, जो अभी उनकी जो कट ऑफ है उसमें नहीं आ रहे हैं, 40 साल के 50 साल की उम्र में। जी, तो वो चाहते हैं वैक्सीन। तो एक आई थिंक दिस वैक्सीन स्ट्रेटजी को जरा सा और थोड़ा सा इस पर गौर करके थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। डॉक्टर कैसर, ये बताइए, जो निजी कंपनीज हैं वो ये अदालत में गई हुई हैं, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट के अंदर निजी कंपनीज गई हुई हैं, उन्होंने कहा जी हमने स्पुतनिक जो रशियन वैक्सीन है और उसकी एफिकेसी बताई जाती है 92%, काफी हाई है, उन्होंने मंगवाई है, मगर अब जो काबीना है वो इजाजत नहीं दे रही कि उनकी जिस कीमत पे वो बेचना चाह रहे हैं उस कीमत पे वो बेचें। तो ये मामला कहाँ अटका हुआ है? क्या प्राइवेट कंपनीज को मंगवानी चाहिए और किस कीमत पे बेचनी चाहिए? क्या ये आम लोगों को वैसे ही नहीं हुकूमत को फराहम करनी चाहिए? स्पुतनिक क्यों नहीं हुकूमत खुद से ऑर्डर कर सकती?
जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि डॉक्टर नौशीन ने जो बात की है डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर्स पहले रिलेक्टेंट थे, बिल्कुल सही कह रही हैं कि डॉक्टर हजरात रिलेक्टेंट थे अब बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, और कुछ लोग भी हमारे यहाँ अभी भी रिलेक्टेंट हैं। लेकिन देखिए, जो रिलेक्टेंट डॉक्टर थे उस वक्त उसमें हुकूमत की कमजोरी थी कि 60 प्लस के जो डॉक्टर्स थे उनको मना कर दिया गया था कि साइनोफॉर्म नहीं लगेगा। फिर वो कंफ्यूजन में वहां पहुंचते थे सेंटर पे, उनको वहां से भगा दिया जाता था। समझ गए। बाद में काफी उसके बाद फिर जो है वो 60 के बाद उनको फिर 60 का लगाना शुरू कर दिया। तो ये कंफ्यूजन पैदा हुई कि पहले क्यों नहीं लगा रहे थे, बाद में क्यों लगाया। एक ये बात। दूसरी बात ये कि बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जा रहा हूं कि अभी डॉक्टर्स को जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन, उनको वैक्सीनेशन करना बंद कर दिया गया, हुकूमत नहीं लगा रही है। हमें ये बताया गया था, हमें कहीं से पता लगा था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है। और अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने लगा हूं कि आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स आप उनको कहते हैं और वो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, आपने तमाम आम आदमी की तरह उनको प्रायोरिटी नहीं दी है, आम आदमी की तरह उनको वैक्सीन लग रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तमाम ये फाइट कर रहे हैं कोरोना वायरस से और उनको वैक्सीन नहीं लग रहा। नहीं, ये बड़ी डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैसर, जो आप ये बात कर रहे हैं ये वाजे होनी चाहिए सर। आप ये कह रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, यानी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन अब प्रायोरिटी बेसिस पे हुकूमत नहीं करी, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूं 1166 पे जितने भी लोग हैं जो 60 से नीचे हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हैं, उनकी 1166 पे सिर्फ ये आता है कि जी आप अभी वेट करें, हम आपकी अभी रजिस्ट्रेशन अच्छा सर, इधर ही रुक जाएंगे। तो बड़ा अहम आपने पॉइंट उठाया है। डॉक्टर नौशीन, आपसे रिस्पॉन्स इस पे जरूर चाहूंगी। जी देखिए, जिस वक्त फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन खोली थी तो वो बगैर एज की खोली, उसके अंदर प्रायोरिटाइज उनको किया गया था जो डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे थे, चाहे वो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे, पैरामेडिक्स थे, मगर जो डायरेक्टली कोरोना वार्ड्स में अपनी ड्यूटीज दे रहे थे या उन हॉस्पिटल्स में थे जहां पर कोरोना पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा था। इसके अंदर भी थोड़ी सी डिमार्केशन की गई थी कि कुछ हेल्थ वर्कर्स हैं जिनका कोरोना के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं था, पर बहरहाल उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम, 4.5 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स ने अपने आप को रजिस्टर कराया था और उनको फैसिलिटेट किया गया था। पीछे थोड़ा सा इश्यू जरूर आया था, वो इसलिए था कि कुछ सेंटर्स पे ज्यादा रश हो गया था और वहां पे वैक्सीन की थोड़ी सी शॉर्टेज हुई थी और कुछ सेंटर्स पे एक्स्ट्रा पड़ी रह गई थी, तो उसको रीलोकेट किया गया है उन सेंटर्स पे। तो अब उसके बाद काफी हद तक ये शिकायत जो है ये हो गई है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर देखें इस प्रोग्राम से कुछ हम सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो खुदा के वास्ते इसको सही करें। ये जो आप बता रही हैं कि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डॉक्टर्स को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। गौर से समझ ले मेरी बात को, इसको देख लें, खुदा के वास्ते इसको सही करें। जो डॉक्टर्स हमारे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा है, और अगर पहले किया जा रहा था, और अगर आप ये कहते हैं कि जो कोरोना के अंदर जो पेशेंट देख रहे हैं आईसीयू के अंदर सिर्फ उसको रजिस्टर किया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। 190 डॉक्टर्स अब तक पाकिस्तान में इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर कैसर, आपकी बात आ गई है, ये आपने बड़ी अहम बात की है। डॉक्टर नौशीन आपकी बात सुन भी रही हैं, इसको नोट भी कर रही हैं। अगर निजी कंपनीज के बारे में भी बात करें, चूंकि ये एक मामला जो है काफी संगीन मामला है, निजी कंपनीज जो लाना चाह रही हैं वैक्सीन, उनको क्यों इजाजत नहीं मिल रही काबीना से? डॉक्टर नौशीन, देखिए इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं समझता हूं कि ये हमने बहुत दफा डिमांड की है कि आप वैक्सीन गवर्नमेंट अपने लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाए। इसको बेचने का मेरे ख्याल में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और किसी तरीके से अगर प्राइवेटली भी लगे तो बहुत जरूरी आपने ये बात की, पहले भी आप कह चुके हैं डॉक्टर नौशीन, क्यों नहीं मुफ्त लगाई जा रही पाकिस्तान के अंदर? हिंदुस्तान के अंदर 250 रुपए में बिक रही है। जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो 250 रुपए भी नहीं ले रही, वो टोटली फ्री वैक्सीन लगा रही है। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन्होंने अपनी तमाम पाइपलाइन में रखी हुई है। हम सारी पॉपुलेशन को फ्री लगाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए दिन रात मेहनत भी हो रही है। और जो आप जहां तक ये बात है कि जो प्राइवेट वैक्सीन को, वो चूंकि एक डिमांड थी एक फैक्शन की कि जी प्राइवेट वैक्सीन की अलाउ किया जाए, तो 4 कंपनीज को प्राइवेटली अलाउ किया गया है। अब मसला ये है कि उनके लिए जिस वक्त
प्राइसिंग की बात आती है तो जाहिर है गवर्नमेंट ने अपना रेगुलेटरी रोल जो है वो तो अदा करना है। इन कंपनीज को अलाउ किया गया था कि जो भी लैंडेड प्राइस है उसके प्लस 55% उसके ऊपर उनको लोकल कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट के लिए दिया गया था। और अनफॉर्चुनेटली ये कंपनी जो है वो शायद इससे ज्यादा प्रॉफिट चाह रही थी और इस वक्त नेशनलिज्म दिखाने का वक्त था और वो हाई कोर्ट में चली गई है, सिंध कोर्ट हाई कोर्ट में। और मेरा ख्याल है अभी सब जुडिशियस मैटर है, इसके ऊपर अब देखा जाएगा कि जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने किस तरह से नेक्स्ट। जी, अदालत ने जो ऑब्जर्वेशन दिए, जी डॉक्टर नौशीन, अदालत ने जो कतई कलामी माफ जो ऑब्जर्वेशन दिए डॉक्टर रुमीना, उन्होंने यही कहा है कि इस वक्त जो काबीना है उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया कि कितनी कीमत के ऊपर ये वैक्सीन दस्तयाब होगी। क्या प्राइवेट कंपनीज को इजाजत होनी चाहिए कि वो वैक्सीन इंपोर्ट करें? आपकी राय क्या है? जिस तरह डॉक्टर कैसर कह रहे हैं कि ये वैक्सीन मुफ्ती फराहम करनी चाहिए, गवर्नमेंट को इसका लेना चाहिए बेड़ा। देखिए, जो प्राइवेट कंपनीज के जरिए वैक्सीन फराहम होगी वो बहुत चंद लोगों को मिलेगी। राइट। अगर वो 8,000 रुपए जितने भी वो 10,000 रुपए चार्ज करेंगे, कितने लोग दे सकेंगे वो वैक्सीन? एक डोज के 2 लोग 16,000 17,000, कितने लोगों को वो वैक्सीन कितने लोग उसका फायदा उठा सकेंगे? तो हाँ, लेकिन बेशक थोड़ा बहुत गवर्नमेंट से ये लोड कम हो जाएगा अगर प्राइवेट में मिल जाए, लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो गवर्नमेंट की है। ज्यादातर जो पाकिस्तान के लोग हैं वो तो उनको तो फ्री मिलनी चाहिए, तो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। प्राइवेट तो एक बहुत छोटा हिस्सा होगा इसका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुमीना, डॉक्टर कैसर सजाद, डॉक्टर नौशीन हामिद। और यहाँ पे हमारे जो तीनों डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमने इस वबा से लड़ना है तो मास्क जरूर पहनना होगा, मगर 2 डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी उठानी चाहिए अपनी पॉपुलेशन को, अपनी आवाम को वैक्सीनेट करने की, ना कि प्राइवेट कंपनीज के ऊपर ये मामला छोड़ देना चाहिए। नाजरीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद स्पॉटलाइट होगा कोविड के ऊपर, मगर हम जो है आपको बराह रास्त हिंदुस्तान लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पे वैक्सीन का जो अमल है वो किस तेज रफ्तार से बढ़ रहा है और वो किस तरह जो है वबा को काबू पा रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान को जो वैक्सीन आनी चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से वो क्यों नहीं हिंदुस्तान भेज रहा। ये सब कुछ वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब रुख करते हैं हिंदुस्तान की तरफ। आलमी प्रोग्राम के तहत भारत ने कोरोना वायरस की जो खुराकें गरीब ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है को फराहम करनी थी, भारत ने 28 मिलियन खुराकें अपने पास ही रख ली हैं। इस इंकशाफ के बाद के कोवैक्स प्रोग्राम के तहत जो खुराकें भारत से कई दूसरे ममालिक को जानी थी वो कभी गई ही नहीं। इस पर भारत और कोवैक्स प्रोग्राम को तंकीद का निशाना बनाया जा रहा है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोवैक्स प्रोग्राम के लिए करोड़ों खुराकें तैयार कर ली हैं, जिसमें एस्ट्राजेनेका शामिल है, ताकि ये खुराकें गरीब ममालिक को फराहम की जा सके। 50 मिलियन खुराकें अगले महीने गरीब ममालिक को फराहम करनी थी, लेकिन बरामदी पाबंदियों की वजह से भारत ने ये सप्लाई मुलतवी कर दी है। कोवैक्स प्रोग्राम जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गैवी अलायंस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिसके तहत इस साल के आखिर तक दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2 अरब खुराकें मुहैया करनी थी। इस वक्त जो भारत है वो भी अपने तीसरे वेव से गुजर रहा है, उनसे भी जानते हैं कि कैसे वो तीसरे वेव को काबू पा रहा है। हमारे साथ हैं दिल्ली से डॉक्टर यतिन मेहता, चेयरमैन है मेडांटा इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड एनेस्थीसिया के और साबिक सदर है इंडिया एसोसिएशन ऑफ कार्डियक एनेस्थीसिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले हमें ये उम्मीद थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक कुर्बतें हो रही हैं तो जल्द ही हमें एस्ट्राजेनेका भी हिंदुस्तान से मिलेगी, और ये बताया गया था कि जी 28 मिलियन एस्ट्राजेनेका डोसेज जो हैं वो कोवैक्स के प्रोग्राम के तहत बन रहे हैं। तो अभी तो उसके ऊपर रोक लिया गया है, उस मामले को बाहर नहीं आ रही। तो आपको कुछ मालूम है कि कब ये आप फराहम करने शुरू करेंगे, एक्सपोर्ट करने शुरू करेंगे? नहीं, देखिए ऐसा हुआ है कि इंडिया में नंबर्स बढ़ रहे हैं कोविड के, इसलिए मेरे ख्याल से कुछ ऑब्जेक्शन आ रहे थे कि इंडिया ने जितने हिंदुस्तानियों को लगाए हैं वैक्सीन उससे ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट किए हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तान वो भेजेंगे वैक्सीन, एंड आई एम श्योर वो जल्दी ही भेजेंगे, क्योंकि
मामला सेंसिटिव है और इसमें हम सब एक साथ ही हैं, इसलिए ह्यूमन सफरिंग इज ह्यूमन सफरिंग, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन देयर, इट विल कम वेरी सून। पाकिस्तान बहुत जल्दी आ जाएंगे। हिंदुस्तान जो है वो वैक्सीन डिप्लोमेसी भी कर रही है। हमारी इतलात के मुताबिक श्रीलंका में कोलंबो जो शहर है उसको तकरीबन 30 साल के जितने भी लोग हैं उनको ये वैक्सीन लग चुकी है जो आपकी हुकूमत ने फराहम की है। तो क्या ये एस्ट्राजेनेका के प्रोग्राम, कोवैक्स और गैवी के प्रोग्राम के तहत ही लगी है? हाँ जी, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 ही वैक्सीन अभी मैन्युफैक्चर हो रही है, ये सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन और कोवैक्सीन, ये 2 वैक्सीन हो रही है। इंडिया में भी यही लग रही है दोनों वैक्सीन, इसलिए इन्हीं में दोनों में से एक भेजी है। ये जो तीसरी लहर आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो है वो कहता है कि जी UK-B117 वेरिएंट है, इसकी वजह से ये तीसरी लहर पाकिस्तान के अंदर आई है और वो ये कहते हैं इसी वजह से तीसरी लहर जो है वो उसको हम रोकथाम नहीं कर रहे। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आपकी तीसरी लहर क्यों आई है? क्या इसी वजह से आई है कि वहां पे भी ये यूके वेरिएंट पाया जाता है? देखिए, यूके वेरिएंट कुछ एक जगह में पर्टिकुलर एरियाज में ज्यादा मिले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो वेव आ रही है हिंदुस्तान इंडिया में वो किसी फॉरेन वेरिएंट के लिए नहीं है। इसलिए हम लोग अपने पूरे एशिया में ये चीज छोड़ दें कि हर चीज के लिए हम फॉरेनर्स को ब्लेम करते हैं। ये हम ही आप देखिए, यहाँ पब्लिक कितना ओपन हो गई है, मास्क पहनना बंद कर दिया है, वैक्सीन लग रहे हैं, अच्छे नंबर में वैक्सीन लग रहे हैं, लेकिन वैक्सीन से प्रोटेक्शन लगने में टाइम लगता है। इसलिए तब तक ये सबको मेरी एडवाइस है कि ये सारे, जब तक सब वैक्सीन नहीं लग जाती ज्यादातर लोगों को, तब तक ये जो प्रोटेक्शन है, जो ग्लविंग एंड डिस्टेंसिंग और मास्किंग, उसको नहीं भूले, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। हिंदुस्तान सबसे बड़ा रोल आउट प्रोग्राम कर रहा है दुनिया में वैक्सीन का। मुझे ये बताइए कि कितनी बड़ी तादाद में आपने अपने लोगों को वैक्सीन लगा दी अब तक? 6 करोड़ लोगों को लग चुकी है, 6.3 टू बी मोर प्रिसाइज। इसलिए अभी गवर्नमेंट ने 45 के ऊपर सारे लोगों को वैक्सीन लगाने का अगले 6 हफ्ते में लग जाएंगी, 45 की उम्र से ज्यादा, जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिनको सीवियर ज्यादा होता है डिजीज और जिनका मरने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, उनको सबसे पहले लगेगी। तो 45 से ऊपर 6 हफ्ते में पूरे इंडिया में लग जाएगा वैक्सीन। और ये जो तीसरी लहर आपके यहाँ आई है, ये जो वेरिएंट आया है, क्या ये ज्यादा डेडली है, जानलेवा है? चूंकि पाकिस्तान में बताया जाता है कि ये वेरिएंट ज्यादा डेडली है और इससे लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं और ज्यादा ये खतरा है कि वो उनकी जान भी जा सकती है। देखिए, इसमें कुछ मिसकंसेप्शन है। ये जो वेरिएंट जो है, जो यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट और ब्राजीलियन वेरिएंट, 3 वेरिएंट बेसिकली है, तो वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन वो ज्यादा स्प्रेड करता है। इसका मतलब उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है कि ज्यादा लोगों में वो इन्फेक्शन को फैलाएगा, इसलिए स्प्रेड होने का खतरा ज्यादा है, इसलिए वेव की साइज बढ़ेगी। लेकिन वो कहते हैं कि इनिशियल ये है सबका इंप्रेशन कि ये इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अब हमारे भी आईसीयू भरने शुरू हो गए हैं और मौतें तो हो ही रही है। अब हो सकता है मौतें थोड़ी कम हो रही हो, लेकिन जो भी है ये बीमारी तो खतरनाक है ही, चाहे यूके वेरिएंट हो या अपना वेरिएंट हो। तो पर उससे अभी भी हम लोग तो अभी नहीं बचे हैं, इसलिए स्प्रेड ज्यादा करता है, खतरा शायद कम है। और एस्ट्राजेनेका के जो डोसेज आप लगा रहे हैं, आप भी 2 डोसेज लगा रहे हैं, तो कितना वक्फा आप देते हैं एक डोज और दूसरे डोज के दरमियान, चूंकि यही वैक्सीन हमारे पास भी आनी है? देखिए, शुरू में जब हुकूमत ने शुरू किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, तो 4 हफ्ते के बाद लगा रहे थे, क्योंकि कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी लगाए उतना बेहतर है। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने रिवाइज किया। मुझे इस बात की खुशी है कि ये सारा डायनामिक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे नया लिटरेचर आता है, एविडेंस आता है साइंस में, वैसे बदलना चाहिए अपना तरीका। अब सरकार कह रही है कि 6 से 8 हफ्ते के बाद ये वैक्सीन सेकेंड शॉट उसका लगाना चाहिए। कहते हैं इम्यूनिटी उससे बेहतर होती है अगर 8 हफ्ते के बाद, 6 और 8 हफ्ते के बाद लगाया तो। अच्छा, और ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि ये जो आपने एक तो गैप की बात की, दूसरा हमने देखा है कि आपके यहाँ जिस तरह हमारे यहाँ भी सियासी सरगर्मियां होती हैं, जलसे जुलूस होते हैं, आपके यहाँ भी जलसे जुलूस हुए हैं, बल्कि आपके यहाँ तो इलेक्शंस बहुत ही करीब हैं, तो इनसे ये स्प्रेड ज्यादा नहीं हुआ है क्या? इसकी क्या वजह है? नहीं, बिल्कुल इसकी वजह से स्प्रेड तो और बढ़ेगा ही। ये तो गलत चीजें हो रही है जो हो रही है कि इलेक्शन रैलीज में इतने सारे लोग, कोई मैं देखता हूं मास्क नहीं पहनते हैं, और दूसरे हमारे टाइम अभी होली का हिंदुस्तान में फेस्टिवल होता है, कलर का फेस्टिवल, उसमें भी हजारों लोग इकट्ठे हो रहे थे। गलत बात है, क्योंकि ये इस टाइम, इस वक्त सारे लोगों को ये
गैदरिंग्स बंद करनी चाहिए, चाहे जो मर्जी रिलीजन के हो, जो मर्जी नेशनैलिटी के हो, क्योंकि वायरस तो डिफरेंशिएट करता नहीं है कौन कहां का है। इसलिए मेरी सबको रिक्वेस्ट है, मेरे पाकिस्तानी भाइयों को भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी कोशिश जारी रखिए, अपनी सेफ्टी बरतिए और बचे रहिए इस साल। जी डॉक्टर साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मौसम है वो तकरीबन एक भी है। आपके यहाँ भी मानसून होते हैं, बरसात का मौसम होता है, हमारे यहाँ भी। यहाँ पे जो वजीर आजम के मामले खसूसी थे हेल्थ के, डॉक्टर जफर मिर्जा, अब नहीं है मगर पहले थे, तो उन्होंने ये कहा था कि जी ये मानसून के मौसम के अंदर जो ये वेरिएंट है ये खत्म हो जाता है, या इसकी जो आप समझ ले फैलाव है वो कम हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस क्या है मौसम के हवाले से? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है कि मौसम की वजह से उसमें फर्क पड़ेगा। वो कुछ लोग इनिशियली कह रहे थे कि वो गर्मी जब आएगी तो वायरस नहीं बढ़ेगा इतना, ठंड में ज्यादा बढ़ता है, वो सब कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए अभी मौसम पे हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, अपनी सारी हरकतों पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। और कुछ स्टडीज ये भी कह रही हैं कि अगर आप पूरी दुनिया को ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे और जल्द नहीं लगाएंगे तो ये फिर जो ये एक वबा है ये फिर वापस आ सकती है, हम कभी से छुटकारा नहीं पाएंगे। आपकी एडवाइस और आपकी इसके पर राय क्या है? नहीं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सारी दुनिया को वैक्सीन लगाना नामुमकिन है। इतना वैक्सीन बन ही नहीं सकते और इतना लॉजिस्टिकली लोग कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा आपका हेल्थ बजट आप वैक्सीन लगाने में जो हर साल शायद लगाना पड़े वो नहीं कर सकते। लेकिन जब तक 60-70% पॉपुलेशन को हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, या डिजीज होने से या वैक्सीन होने से, उसके बाद वो सेफ रहेंगे। और डिजीज भी जनरली मैं देखता हूं इस तरह के डिजीज, स्वाइन फ्लू आया था, आपके वहां भी आया था, हमारे वहां भी आया था, कुछ पहले सीजन में वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत लोग मरे, लेकिन उसके बाद वो माइल्ड होता गया और उसके बाद उसका इंसिडेंस भी कम होता गया। जैसे वायरस अपना म्यूटेशन करता है और बदलता है, वैसे ह्यूमन बींग्स भी अपना म्यूटेशन करते हैं जिससे उसको वो फाइट कर सके। आपकी इम्यूनिटी भी ग्रो करेगी जैसे एक्सपोजर होगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे 60-70% को इम्यूनिटी आ जाती है, हर्ड इम्यूनिटी, उसके बाद हम ठीक रहेंगे। तो आप ये समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस खित्ते के अंदर 60-70% हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है तो इसका फैलाव काफी हद तक रोका जा सकता है और ये इतना डेडली नहीं होगा जितना हम ये समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यतिन मेहता, आपने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया। और डॉक्टर यतिन मेहता भी यही कह रहे थे जो पाकिस्तान के डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। और वो ये समझते हैं कि ये वबा जो है ये कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ दुनिया उसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएगी। इसलिए नाजरीन मास्क जरूर लगाइए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।